हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स के इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और इसको कब और कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको प्रिपेयर करने का क्या एम होता है और बिजनेस में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और भी कई क्वेश्चंस जो रीवैल्यूएशन अकाउंट से कनेक्ट हैं, तो उन सब को आज की इस क्लास में रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्लास में क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। बिजनेस में रीवैल्यूएशन अकाउंट उस वक्त प्रिपेयर किया जाता है जब बिजनेस में असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को रीवैल्यू करना होता है। क्या करना होता है? रीवैल्यू करना होता है। और यहाँ पर एक बात क्लियर करने की ये है कि असेट्स की वैल्यू को रीवैल्यू किया जाएगा और जितने भी लायबिलिटीज़ होंगे उनका रीअसेसमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रीअसेसमेंट किया जाएगा। तो असेट्स की रीवैल्यू निकाली जाएगी और लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट किया जाएगा। चाहे आप जो कोई भी बोलिए, रीवैल्यू कहिए या फिर रीअसेसमेंट कहिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्यों बिजनेस अपने असेट्स और लायबिलिटीज़ की रीवैल्यू निकालेगा? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। बिजनेस में कई सारे डिसीजंस लेने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेगा या फिर बिजनेस अपने असेट्स को सेल करना चाहेगा, तो उसके लिए भी असेट्स की रीवैल्यू निकालना पड़ेगा। और बिजनेस अपने बुक्स में फिक्स्ड असेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू, कौन सी वैल्यू? फेयर मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड करेगा। और बिजनेस जो एक अकाउंटिंग पीरियड में ओनर्स के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असेट्स और लायबिलिटीज़ में होने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव गेन्स को रिकॉर्ड करेगा। कौन रिकॉर्ड करेगा? बिजनेस रिकॉर्ड करेगा। और बिजनेस में कुछ असेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं जो अनरिकॉर्डेड रहते हैं और उनको अननोटिस भी कहा जा सकता है और उनको भी बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। तो ये सारा खेल बिजनेस के असेट्स और लायबिलिटीज़ का है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट को उस वक्त भी प्रिपेयर किया जाएगा जब किसी न्यू पार्टनर का बिजनेस में एडमिशन होगा या फिर रिटायरमेंट होगा या फिर पार्टनर की डेथ होगी। तो इन सारे रीजंस की वजह से भी रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हर उस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाएगा जो असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में जो चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब भी बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि पार्टनर्स का एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या फिर डेथ हो, यहाँ पर जो पार्टनर्स होंगे वो अपने बिजनेस में जो असेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यू को रीवैल्यू करेंगे। और बिजनेस के जो असेट्स होंगे उनको कभी कभी ओवर स्टेटेड या फिर अंडर स्टेटेड बताया जाएगा
और उन एसेट्स की रीवैल्यू निकाली जाएगी और बिजनेस में जो भी लायबिलिटीज़ होंगे उनका रीअसेसमेंट होगा और जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की अप्रोप्रिएट फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी उनको रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो समझ में आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? एक नॉमिनल अकाउंट होता है और उसको इसलिए भी प्रिपेयर किया जाता है ताकि प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और बाद में उनके कैपिटल अकाउंट्स को भी प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और पार्टनर्स का जो भी रेशो रहेगा उस रेशो की मदद से प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और बाद में उनके कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, कहाँ पर आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसको पार्टनर्स में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है। तो क्लियर हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? तो चलिए अब बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इसको क्यों प्रिपेयर किया जाता है। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर हम कोई एक डेट लेते हैं, एक मंथ लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि 31 मार्च एक डेट है। कौन सी डेट ली गई है? यहाँ पर 31 मार्च एक डेट ली गई है और अब इस 31 मार्च को एक बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी और फ़र्ज़ कीजिए कि आफ्टर 3 मंथ्स यानी कि 1 जुलाई को बिज़नेस में एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है। एक न्यू पार्टनर बिज़नेस में एडमिशन लेता है। तो अब यहाँ पर कितने मंथ्स का डिफरेंस हो गया? यहाँ पर 3 महीनों का डिफरेंस हो गया। तो अब यहाँ पर बैलेंस शीट में और न्यू पार्टनर के एडमिशन में 3 महीने का गैप है, डिफरेंस है। और इन 3 महीने पहले जो एसेट्स की वैल्यू थी और लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू रहेगी, क्या वो 3 महीने बाद सेम रहेगी? नहीं, सेम नहीं रहेगी। और जो न्यू पार्टनर का बिज़नेस में एडमिशन हुआ है वो अपने साथ कैपिटल और गुडविल भी लेकर आ सकता है और जब भी नया पार्टनर आता है तो ओल्ड बैलेंस शीट से लेकर न्यू डेट पर एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। और इन सारे चेंजेस को नोट डाउन करने के लिए या फिर उन चेंजेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को रीवैल्यू किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रीवैल्यू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 महीने का डिफरेंस है और 3 महीने पहले जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू रहेगी वो 3 महीने के बाद सेम नहीं रहेगी। वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। और अब यहाँ पर चेंजेस क्या होंगे? एसेट्स की वैल्यू कभी बढ़ेगी या फिर कभी कम होगी। बिल्कुल इसी तरह से लायबिलिटीज़ की वैल्यू कभी इंक्रीज़ होगी या फिर कभी डिक्रीज़ होगी। ये सारे चेंजेस होंगे। और कभी कभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू अनरिकॉर्डेड भी रह जाती है। वो कभी कभी अननोटिस रह जाती है और कभी उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। तो चलिए आप जानते हैं
कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को करने का क्या तरीक़ा है, उसका मेथड क्या है। और जब भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी, तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड पर उसको एंटर किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब असेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, कम होगी, तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, यानी कि डेबिट साइड पर उसको एंटर किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। और लायबिलिटीज़ में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, एंटर किया जाएगा। और अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, कम होगी, तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी कि उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, लिखा जाएगा। और ऐसे ही जितने भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ होते हैं उनको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, यानी कि डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही जितने भी असेट्स अनरिकॉर्डेड रहेंगे उनको रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर एंटर किया जाएगा, क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। और जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस को डिस्प्ले किया जाएगा तो उसका मतलब प्रॉफिट रहेगा। और अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बैलेंस को डिस्प्ले करेगा तो इसका मतलब लॉस रहेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और बाद में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो समझ में आया रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। तो आज की इस क्लास में हमने सीखा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और उसको प्रिपेयर करने का क्या मकसद होता है और उसको क्यों प्रिपेयर किया जाता है और कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इन सब क्वेश्चंस को आज हमने हमारे इस रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्लास में क्लियर किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्लास समझ में आई होगी। तो हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपडेट होते रहिए। थैंक यू।